हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही होगी एंड मैं सही से दिख रही होंगी। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम गुड, आई एम वेरी गुड अंशु, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम गुड भाई, आई एम एकदम बढ़िया। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हम अच्छे हैं, अच्छे ही रहिए बच्चे, बहुत बढ़िया, बिंदास। अरे वाह सुजीत। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है, आज एक बहुत बढ़िया चैप्टर हम लोग करने वाले हैं बच्चे। आज ये चैप्टर मैं खत्म करा दूंगी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लग रहा था मुझे कि 2 क्लासेस में मैं कराऊंगी, बट आई ट्राई टू फिनिश इट इन 1 क्लास इटसेल्फ। ये चैप्टर आज के दिन में ही खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे इस चैप्टर को। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए इफ यू गाइज आर रेडी। हाँ बेटा, कर लिया है, वो तो मैं पहले से करी थी, असर अब आना शुरू हुआ है। एनीवेज, द मेन थिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट टुडे इज कि आप लोगों को नोट्स मिल गए क्या थिंग ऑफ ब्यूटी के? देयर आर 2 थिंग्स विच आई वांट टू कंफर्म, थिंग ऑफ ब्यूटी के नोट्स और बच्चे कीपिंग क्वाइट की डीपीपी। ये दोनों चीजें आप लोगों को मिल गई हैं क्या? हाँ, ये रहे हम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल, ये रहे हम आपके फोन की स्क्रीन पर। दोनों चीजें मिल गई क्या? मिल गया क्या? नहीं मिला? दोनों मिल गया ना? थिंग ऑफ ब्यूटी के नोट्स और KQ क्यों लिखा है मैंने? KQ क्या होता है? कीपिंग क्वाइट और कीपिंग क्वाइट की डीपीपी। सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी मैं क्या बोल रही हूं। दोनों मिल गए, चलिए ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे आज के चैप्टर को। चैप्टर कहता है बच्चे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। जर्नी कहां की है? जर्नी है अर्थ के एंड की। इस स्टोरी को करने में बच्चे बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अमेजिंग द स्टोरी इज। तो सबसे पहले भाई स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास को स्टार्ट करने से बच्चे, हाँ बेटा सूरज हो जाएंगे जल्दी, 2 क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस क्लास को बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि हम सब लोग ना मेडिटेशन मोड में चले जाएं 2 मिनट के लिए, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो इन अ मेडिटेशन मोड टुडे, ठीक है। हाँ बेटा, पंडित क्या पूछा एक बार? पंडित अनुराग क्या पूछा एक बार बच्चे? फिर से पूछ लो, मैंने पढ़ा नहीं आपका मैसेज। ये इमेज आप सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को देख पा रहे हैं। इस इमेज को देखकर हमें एक वो स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये इमेज देखकर हमें आइस दिख रही है, हमें बर्फ दिख रही है, ठीक है भैया दिख रही है, हमें टूटी हुई बर्फ दिख रही है, हमें दिख रहा है कि एक बड़ा सा पहाड़ हुआ करता था, एक ग्लेशियर हुआ करता था जो टूट के अब छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब आप लोग बस क्या करो, ओ माय गॉड, ये देखो आर्यन, वाह 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 बेटा वाह। मैं मारी मेड ऑफ कॉपर एंड टेलुरियम बिकॉज यू आर क्यूट, तो CUNTE। हे राम, कित्थों दी लांदे हो एदा सरकाजम तुसी लोग, मैंने समझ नहीं आता। चलिए एनीवेज, जल्दी से ना अपनी आंखें बंद करो। आंखें नहीं भी बंद करनी तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार तो ऐसे लंबी सांस लो और एक बार लंबी सांस छोड़ो ताकि योर बॉडी गेट्स रिलैक्स्ड। वंस यू आर रिलैक्स्ड, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड जस्ट एक्सहेल इट आउट। उसके बाद इमेजिन कि आप लोग ना अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, मैंने तो आंखें बंद करी है बिकॉज आई एम इमेजिनिंग इट, तो इमेजिन करो आप लोग अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक वेसल में बैठे हो, ठीक है। आप लोग बैठे हो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक शिप में, ठीक है। तो यहां पर आप एक शिप में बैठे हो और शिप में आप लोग हो अपने दोस्तों के साथ।
और आप एक लंबी सी जर्नी पर जा रहे हो, ठीक है, यू आर देयर ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। उस जर्नी के रास्ते में आपके आगे पैसिफिक ओशन भी आता है, ठीक है, जिसमें यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जस्ट वाटर एंड वाटर ऑल अराउंड यू। आंखें बंद और आगे इमेजिन करते हैं, धीरे 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 रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है, डेज एंड डेज पास बाय, दिनों पे दिन निकलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज हो रहा है कि अब तो हम लोग एग्जैक्टली हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना उसको छोड़ के आ चुके हैं। यानी जो लैंड था, जो लाइफ थी, वो पीछे रह गई है। एंड नाउ व्हाट वी हैव हियर इज जस्ट कोल्ड चिली वाटर, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, देयर इज वाटर ऑल अराउंड यू। फिर और 1-2 दिन आगे बढ़ती है आपकी जर्नी, रात को बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखता वहां पर, ठीक है, जहां पर आप हो, जहां पर आपका वेसल जा रहा है, जहां पर आपकी शिप जा रही है, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जस्ट ब्लैक डार्कनेस, ठीक है। आगे बढ़े, 1 दिन आगे बढ़े, 2 दिन आगे बढ़े, 3 दिन आगे बढ़े, वंस यू नो यू आर अहेड, आप देखते हो आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर, ठीक है, बहुत बड़ा सा ग्लेशियर, एंड यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। आपने आज से पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा था जैसा आपने अब अपनी आंखों के सामने देखा, ठीक है। अब आपने देखा कि वो जगह बिल्कुल ठंडी है, वहां दूर कहीं पे पेंगुइन्स हैं, एंड दिस इज हाउ यू आर वेलकम्ड टू एंटार्क्टिका। अब इस पूरी स्टोरी को ना इस इमेजिनेशन के साथ ही पढ़ना कि आप लोग इस जगह पर आ चुके हो और आपकी शिप कहीं पे यहां पे खड़ी है और आप इस मंजर को देख रहे हो अपनी आंखों से। एवरीबडी कैन ओपन योर आईज इफ एनीबडी हैज क्लोज्ड देयर आईज। तो आंखें खोल लो और देखो कि आपके सामने ये बड़ा सा ग्लेशियर है, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ टू सी दैट यू हैव दिस बिग ग्लेशियर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, यू आर समवेयर हियर, आप यहां पर हो, ठीक है, आप यहां पर हो और आपके आगे ये इतना ऊंचा क्या है, सिर्फ बर्फ है, चट्टान नहीं है, इट इज जस्ट बर्फ, ठीक है। तो जब आप ऐसी पॉइंट पर खड़े हो तो वहां पर आपको हम करते हैं वेलकम टू एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका बच्चे क्या है, अब इस पे आते हैं। अब इस जगह पर आप लोग पहुंच तो गए, इसे क्यों बोला गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? इसे एंड ऑफ द अर्थ क्यों बोला गया है बच्चे? क्योंकि अगर हम एक पूरे अर्थ की बात करते हैं, अगर हम हमारे अर्थ की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा अर्थ है, अगर ये मेरा अर्थ है तो अर्थ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है बच्चे, ठीक है, हमारा अर्थ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। हमारे पास एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चे हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां तक तो मान लो कि हमारे पास वो है, लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, हमारे पास इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, लेकिन यहां से लेके बच्चे यहां तक पूरा का पूरा सी है और इधर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं एंटार्क्टिका। यानी दुनिया देखी जाए तो जहां तक लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर पीपल लिव, वो तो यहीं आकर एंड हो जाता है और वो भी यहां पर होता है कहीं पे इधर। न्यूजीलैंड इज द लास्ट प्लेस दैट इज इन द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड, ठीक है। पिकनिक, हाँ बेटा पिकनिक ही हो गई, हम इक्वेटर के बहुत पास रहते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका इस कोने में है और इस पूरे के पूरे रास्ते में जहां पर आप एंटार्क्टिका के पास जाओगे, आप ये मान लो कि आप लैंड को बहुत पीछे छोड़ाए हो। इधर आपको सिर्फ ठंडा पानी मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मिलेगा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद बेटा सीधा शुरू हो जाएगा पैसिफिक, और पैसिफिक इतना बड़ा है कि यहां पर आपको पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, यू आर ओनली गोइंग टू गेट वाटर। तो उस पानी के अंदर आप लोग कौन सी जगहों को कवर करोगे? आप एक जो जर्नी पर निकले हो, हमारे चैप्टर में उस जर्नी का एक नाम भी होगा और एक रीजन होगा कि आपको एंटार्क्टिका लेकर जाया गया है, ठीक है। स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को एंटार्क्टिका ही क्यों इमेजिन कराया, आप लोगों को न्यूयॉर्क क्यों नहीं इमेजिन कराया। वाई हैव वी गॉन टू एंटार्क्टिका ओनली? एंटार्क्टिका बच्चे क्या है? एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है, Antarctica is the only place in the world that is called an inhabitable zone. Inhabitable zone होने का मतलब क्या है? Inhabitable zone होने का मतलब है no life, यहां पर no human survival। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहां पर टेम्परेचर माइनस के अंदर भी पता नहीं कितना, -120 डिग्री तक चला जाता है सर्दियां आते आते, कि यहां पर ह्यूमन सर्वाइवल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।
हाँ, लगता है गलती से आर्ट्स का बैच ले लिया बेटा, कुछ ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहां पर कोई भी ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे, वो हम लोग हमारे आज की क्लास में करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यहां पर बच्चे एंड दो तरीके से दिखाया गया है, यहां पर एंड दो तरीके से दिखाया गया है। एक तो बच्चे एक्चुअली ये प्लेस है एंटार्क्टिका, जो लास्ट प्लेस ऑन द अर्थ जिसे कहा जाता है, द लास्ट लैंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है, एंड जर्नी टू द एंड, द पॉसिबल रीजन फॉर द एंड। और एक्चुअली जो धरती का एंड कॉज कर सकता है बच्चे, द पॉसिबल एंड ऑफ अर्थ, जहां से धरती का भी विनाश हो सकता है, वो भी एंटार्क्टिका ही है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यहां पर दो चीजों को हाईलाइट करता है, एक तो एंटार्क्टिका को, और दूसरा एंटार्क्टिका के पास जो पोटेंशियल है धरती को एक्चुअली खत्म करके हमें हमारे विनाश तक लेके जाने का, ठीक है। अब वो कहते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, अगर आप अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि धरती पे क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, तो एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। बॉन वॉयाज का मतलब होता है बच्चे हैप्पी जर्नी, तो आपको हैप्पी जर्नी, हम अपनी हैप्पी जर्नी ऑलरेडी ले चुके हैं और निकल चुके हैं हमारी इस जर्नी पे। अब वो कहते हैं अर्ली दिस ईयर, अब ये स्टोरी शुरू होती है ऐसे, वो कहते हैं अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। बच्चे ये स्टोरी लिखी गई है बाय तिशानी जोशी, तो जहां पर भी आपको आई दिखता है तो वहां पर ये तिशानी जोशी के लिए रेफर किया गया है। तिशानी जोशी कहती है कि लास्ट टाइम मैंने अपने आप को पाया ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। बच्चे वेसल का मतलब होता है बिग शिप, कोई भी बड़ी शिप जो रिसर्च के लिए यूज की जाए उसे वेसल कहा जाता है, वैसे शिप्स को वेसल कह सकते हैं। तो वो कहते हैं इस साल मुझे एक रशियन वेसल पे मैंने अपनी एक ट्रिप करी, द एकेडेमिक शोकल्स्की। उस शिप का नाम क्या था, एकेडेमिक शोकल्स्की। अगर मैं इसको हिंदी में तोड़ दूं तो मतलब अगर मैं इसे, ये हमारी रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर मैं इसे इंग्लिश में करूंगी तो दैट विल बिकम एकेडेमिक, प्रॉपर एकेडेमिक Shokalsky was the name of the vessel, heading towards the coldest, driest and the windiest continent of the world, that is Antarctica। जो कहां की तरफ बढ़ रहा था, सबसे ठंडा, सबसे ड्राई, जहां पर ना पेड़ है, ना पौधा, ना इंसान, ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं है वहां पर, बिल्कुल शांति, देयर इज नथिंग देयर, नथिंग यू कैन डू, बिल्कुल खाली, दूर दूर तक से वाइट ही वाइट है। My journey began 1309 degrees north of the equator। वो कहती हैं मेरी जर्नी कहां शुरू हुई, 1309 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कहां से निकली ये, मद्रास से निकली। बच्चे मद्रास कैसी जगह है, मद्रास है बच्चे एक कोस्टल एरिया। अब आप लोगों को पता है कि कोस्टल एरियाज कैसे होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत गर्मी होती है वहां पे। जैसा बारिश के बाद माहौल हमारे यहाँ पर एक दिन नहीं झेला जाता, इस कोस्टल टाउन्स में ऐसा माहौल लोग हर दिन झेलते हैं, ठीक है। तो वो कहां से निकली, वो निकली मद्रास से। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। बच्चे बहुत जरूरी पॉइंट कि उन्होंने कितना एरिया कवर किया है, उन्होंने अलग अलग 9 टाइम जोन्स कवर करे हैं, 6 चेक पॉइंट्स, यानी वर्ल्ड में अलग अलग चेक पॉइंट्स बने होते हैं, वो 6 चेक पॉइंट्स कवर करे हैं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, सामने बड़े बड़े 3 सीज एंड वाटर, जिसमें पैसिफिक ओशन वाज 1, अरेबियन सी वाज 1 एंड थर्ड वन इज द इंडियन ओशन। एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स, यानी डिफरेंट एनवायरमेंट, और उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एनवायरमेंट को भी क्रॉस करके हम लोग यहां पर आए हैं। हम लोग कहां पर आए हैं, हम लोग आए हैं एंटार्क्टिका में अपनी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours। वो कहती है कि जब तक मैंने अंटार्कटिका की लैंड पर, सॉइल नहीं कहूंगी मैं, लैंड पर पैर रखा, she says मैं ऑलरेडी 100 hours ट्रैवल कर चुकी हूँ, गाड़ी में, एरोप्लेन में, और फाइनली अब इस शिप पे। And my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief
फॉलोड विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। अब वो कहती है, मान लीजिए तिशानी जोशी हैं, वो कहती है मेरे मन में पहला इमोशन एक चीज, तो मैं लास्ट 100 घंटों से क्या कर रही थी, लास्ट 100 घंटों से मैं सिर्फ और सिर्फ अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, कभी कार में, कभी शिप में, कभी प्लेन में, यानी मैंने लास्ट 100 घंटे से जमीन पर पैर नहीं रखा है, यानी कुल 4 दिनों से उन्होंने लैंड को नहीं फील किया है अपने पैरों के नीचे। तो इसे जब मैं पहली बार अंटार्कटिका को देखा और उसका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप देखा, जब मैंने अपनी आंखों से वो बड़ा सा वाइट एरिया अपनी आंखों के आगे देखा, एन अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, अनइंटरप्टेड का मतलब है अनडिस्टर्ब्ड। अब आप देखो अनडिस्टर्ब्ड, अब अगर हम यहां नोटिस करें बच्चे, तो हमारा जो अंटार्कटिका है वहां पर प्लांट्स नहीं है, वहां ट्रीज नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वो बस एक क्या है, एक चादर है बर्फ की, और बस दूर आपको आसमान दिखेगा। तो इसे वहां जाकर मैंने देखा ब्लू होराइजन, यानी जिसे हम कहते हैं ना फलक कहते हैं, यानी हम उस पॉइंट की बात करते हैं जहां पर हमारा लैंड, जहां पर होराइजन बेसिकली क्या होता है, होराइजन वो पॉइंट होता है जहां पर लैंड एंड स्काई मीट करता है, नजरों में लैंड एंड स्काई मीट। तो इसे मैं वहां तक देख पा रही थी जहां पर आसमान और जमीन एक दूसरे से मिल नहीं गए हो। एंड रिलीफ वॉज फॉलोड बाई इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। इसी तरह उसके बाद जब मैंने देखा, तो उसके बाद जब मैंने अपने आसपास देखा, आई वॉज हैविंग सच अ शॉकिंग मोमेंट कि यार ये मैं कहां आ गई, दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट। Wonder at its immensity, its isolation. He says, so एक चीज, तो जितना दूर तक देखूं बर्फ के अलावा कुछ ना दिखे, its isolation, यानी इसका away from the world की दुनिया से बहुत दूर है, बिल्कुल शांत। अब आप सोचो कि आप एक ऐसी जगह पे हो, ठीक है, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके पास दुनिया का कोई भी इंसान और नहीं है, ठीक है, कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, कोई पंछियों का शोर नहीं है, कोई शोर ही नहीं है, बिल्कुल शांति है, ठीक है, नो एनिमल स्पीकिंग, नो एनिमल not speaking exactly, no animal producing any sort of sound, no person speaking, nothing is happening at that point of time। क्या है, सिर्फ दूर दूर तक शांति है। इमेजिन आपके कानों में वो साइलेंस पड़ रहा है, आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरा घर कितनी दूर है, मैं कितनी दूर वहां से निकल कर यहाँ तक आई हूँ, गॉड नोज मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। But mainly, how could there have been a time when India and Antarctica were a part of the same landmass? इसी तरह उसी के साथ साथ दिमाग में ये भी आता है कि यार इमेजिन करो हम इंडियंस हैं, राइट, हमारा जो इंडिया है जो इतना गर्म है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक समय पे वो अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था, वो दोनों सेम लैंडमास के हिस्से हुआ करते थे। अब ये स्टोरी बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा साइंस आ जाता है स्टोरी के अंदर, दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हम शुरू करने वाले हैं स्टोरी का पार्ट 2। अब वहां पर तिशानी जोशी ने हमारे दिमाग में एक पॉइंट डाला कि इंडिया जो था ना वॉज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। तो क्या कभी एक्चुअली ऐसा था या फिर वो सिर्फ कहने की बात है? इंडिया अंटार्कटिका का हिस्सा कभी रहा है? जी हाँ, इंडिया नहीं, तिशानी दिशी नहीं है बच्चे, तिशानी जोशी है। लेट मी कंफर्म, दोषी, तिशानी दोषी, तिशानी दोषी। मैंने जोशी लिख दिया क्या? एक सेकेंड, तिशानी दोषी, सॉरी, दोषी, ठीक है, तिशानी दोषी। तो यहां पर अब पॉइंट आता है कि क्या एक्चुअली इंडिया कभी अंटार्कटिका का पार्ट था? हाँ बेटा, दोषी है, दोषी कर लिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या कभी एक्चुअली इंडिया अंटार्कटिका का पार्ट रह सकता है? लाइक इज इट एक्चुअली पॉसिबल? ये चीज हो सकती है क्या? मतलब अंटार्कटिका कहाँ, इंडिया कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इतना ऊंचा, तो ये दोनों सेम पार्ट थे? यस, ये थे। क्योंकि अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। कब हम जा रहे हैं? 650 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, हम जा रहे हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो, हम जा रहे हैं काफी पुराने टाइम पहले। उस समय पे एक जायंट अमेलगमेटेड का मतलब है मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्ट। उस समय पे एक से ज्यादा हिस्से से जुड़ा हुआ हमारे पास एक सदन सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन इस गोंडवाना की कहानी पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले बच्चे इस इमेज को देखिए। सबसे पहले हम इस इमेज को देखेंगे, ये जो हमारी स्क्रीन पर है बच्चे। यहां पर ये जो इमेज है ना, इसको हम लोग कहते हैं पैंजिया। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए जा रही हूं ताकि मैं आप लोगों को स्टोरी समझा सकूं। बच्चे ये है पैंजिया। आज से कुछ 800 मिलियन ईयर्स पहले हमारा जो वर्ल्ड था ना, 800 मिलियन ईयर्स अगो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनके पास भी बॉटनी है शायद या जूलॉजी होगा तो उन लोगों ने पढ़ा, सबने पढ़ा होगा, ये पैंजिया करके हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब ये था कि उस समय पे हमारे पास अलग से एशिया, अलग से हमारे पास यूरोप, अलग से अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नहीं थे। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमारे पास नहीं थे। अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड का एरिया था ना, वो सब एक ही जगह में क्लस्टर होके पड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे जियोलॉजिकल चेंजेस आते गए, क्या आते रहे? जियोलॉजिकल चेंजेस बच्चे, जियोलॉजिकल चेंज। ये पेपर में बहुत जगह वर्ड लिखने में आएगा, इसका मतलब लिख लेना, चेंज इन रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। कोई भी चीज जो आपके रॉक के या कोई भी अर्थ की फॉर्मेशन में कोई भी चेंज होता है ना बच्चे, तो आप उसे कहते हो वो जियोलॉजिकल चेंज है। जियो मतलब अर्थ, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो हाँ, एवोल्यूशन, जियोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ा है, उसमें होगा बच्चे ये पार्ट, कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, जियोलॉजिकल चेंज यानी जब अर्थ की रॉक की फॉर्मेशन में चेंज होता है तो जियोलॉजिकल चेंज कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को अगर सरल भाषा में बोला जाए तो धरती के नीचे वो पत्थर, वो चट्टाने जिसकी वजह से अर्थ का जो लैंड है वो बना हुआ है, और जब वो हिलती है तो उसमें क्या होता है? भूकंप आ जाता है, राइट। तो यहां पर वो यही बताते हैं कि अर्थ पहले एक पैंजिया हुआ करता था, यानी पूरा का पूरा लैंड मास एक ही जगह पे इकट्ठा था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी इन्वायरमेंट में चेंज आने लगा और हमारा जो वर्ल्ड है ना वो चेंज होने लगा। धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे। ये हमारा जो वर्ल्ड था वो पैंजिया से टूटकर फिर दो अलग अलग हिस्सों में जाता है, ठीक है, जिसमें से बच्चे एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो गोंडवाना लैंड जो था ना बच्चे, ये लैंड देखो, अगर आप ये इमेज देखोगे, ओए होए, अगर आप ये इमेज देखोगे तो ये मान लो कि यहां से लैंड में एक ड्रिफ्ट आ गया, ये लैंड यहां से टूट गया। हाँ, तो ये लॉरेशिया को अभी छोड़ दो आप, ठीक है, ये लॉरेशिया को छोड़ दो, बस इस गोंडवाना लैंड को देखो। अब मैं यहां से अगर इस इनको भी हटा दूं तो देखो, यहां पर रहा एंटार्क्टिका। गोंडवाना लैंड का ही एक छोटा सा पीस था एंटार्क्टिका, और उसी के ऊपर था बच्चे ये वाला इंडिया, ठीक है, यहां पर था इंडिया और इसी के साथ जुड़ा हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जब हमारे अर्थ में बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए ना, ठीक है, यहां पर जब हमारे वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए तो धीरे 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 ये अर्थ का जो, इंडिया का जो हिस्सा था ना, ये उखड़ के ऊपर की तरफ चला गया। यहां से ये हिस्सा टूटा और ये लॉरेशिया की इस प्लेट से आकर यहां पर टकराता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंडिया की वो जो चोंच सी बनी हुई है वो बन जाती है, पेनिनसुला कहते हैं जिसको, और यहां पर हमारे पास न्यू फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं हिमालयाज। तो ये बात सच है कि हम, हिमालयाज की स्पेलिंग गलत हो गई, हिमालयास। तो ये बात सच है कि एक टाइम पे हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है गोंडवाना वो हुआ करता था, जिसमें एंटार्क्टिका और इंडिया दोनों का ही उसका एक हिस्सा था। ठीक है, समझे? आगे बढ़े, समझे? अब ना तुम्हें स्टोरी समझना आसान हो जाएगा। आगे वो क्या कहती हैं? अब वो कहती हैं कि उस समय एक बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था गोंडवाना, जिसमें अलग अलग लैंड्स का पार्ट था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। इसे और उसका सेंटर कहां था? जहां पर आज का एंटार्क्टिका है वहां पर।
थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, वो कहते हैं उस समय पे चीजें बड़ी डिफरेंट थी। आज के टाइम पर तो अगर हम देखें तो वो जगह एकदम बंजर है, ना वहां पंछी, ना वहां एनिमल्स, वहां कुछ भी नहीं है। वहां पर आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा, कोई पेड़ नहीं मिलेगा। इट इज एज इफ कि बिल्कुल ही सपाट लैंड है, देयर इज नथिंग मोर ही सेज। लेकिन उस समय पे बात बिल्कुल अलग थी, उस समय की बात ही कुछ और थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ही सेज उस समय पे इंसानों का आगमन तो हुआ ही नहीं था, इंसान तो ग्लोबल सीन में थे ही नहीं, उस समय इंसान तो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस टाइम पे गोंडवाना लैंड काफी गर्म हुआ करता था। वहां पर फ्लोरा था, फौना था, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, fauna is plants. He says और उस टाइम पे वहां पर if I am not wrong because there was used to be a time मैं फ्लोरा fauna में कभी कंफ्यूज नहीं होती थी, प्लीज क्लैरिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग। फ्लोरा मीन्स एनिमल्स एंड fauna मीन्स प्लांट्स, राइट? आप लोगों को तो पता ही होगा। यही है ना? तो वो कहते हैं उस समय पे वहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना हुआ करता था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, वो कहते हैं 500 मिलियन फौना प्लांट्स है ना, ठीक है। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, मतलब एट टॉप, बिल्कुल बढ़िया। वहां एनिमल्स रह रहे हैं, डायनासोर्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड, मे बी बिकॉज ऑफ what could that be? A meteor, और क्या कहते हैं वो, क्या करता है, comet, because of a comet out and the age of the mammals got underway। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो डायनासोर्स हैं वो मिट जाते हैं। डायनासोर्स के मिटने के, हाँ, फ्लोरा इज प्लांट्स, राइट? फ्लोरा इज प्लांट, ओके, आई हैव, ओके, फ्लोरा मीन्स प्लांट, ओके, मैं लिख देती हूँ, माय मिस्टेक। आई एम so confused in them right now. Previously I used to understand each and everything, but पता नहीं पढ़ा कर मैं फ्लोरा फौना का डिफरेंस ही भूल गई हूँ। एनिमल्स, बट अब मुझे आइडिया लग गया कि फ्लोरा में फ्लोरा है तो फ्लावर लगाएंगे, मतलब प्लांट्स होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब वो कहते हैं जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए उसके बाद आते हैं हमारे पास मैमल्स। कर दिया भाई, करेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद आते हैं हमारे पास मैमल्स एंड द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए और दुनिया टूटती गई। कॉमेट नहीं था, एस्ट्रॉइड था। कॉमेट अटैक था बच्चे, एस्ट्रॉइड था या कॉमेट था? into countries shaping the globe as we know it today, और धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज डिवाइड हो गई। To visit Antarctica is now to be a part of that history. He says आज अंटार्कटिका जा करना, मुझे अपने आप को मैं उस हिस्ट्री का पार्ट मान रही हूं कि वही जो वर्ल्ड डिवाइड हुआ था इंसानों के आने से पहले, वो कैसे हुआ होगा। To get a grasp of where we come, कर दिया बच्चे करेक्ट, आई हैव करेक्टेड इट। हाँ बेटा कर दिया, तृप्ति मैंने करेक्ट कर दिया। आई विल शो यू वंस अगेन कि मैंने सही कर दिया है। ये रहा, फ्लोरा को मैंने प्लांट्स कर दिया है, फौना को मैंने एनिमल्स कर दिया है, ठीक है। अब वो कहते हैं टू गेट अ ग्रास्प ऑफ व्हाट वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। इसे और वहां जा करना हमें समझ में आता है कि कहां से हम आए हैं, ठीक है, और कहां तक हम जा सकते हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कैरेबियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। ही सेज अगर हम साइंस की बात करें, ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं। चीज अगर आप कॉर्डिलियन फोल्ड्स, साइंटिफिक टर्म्स, अगर आप धरती के फोल्ड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड्स जो यहां पर इस बर्फ के नीचे हैं उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वेलकम, यू आर एट द राइट प्लेस। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling, मतलब shocking। He says जब आप ये चीज सोचते हैं कि 1,000,000 साल में दुनिया कितनी बदल सकती है, so this is what you know happens here, आपका दिमाग खराब हो जाता है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इमेजिन करो कि इंडिया गोंडवाना से अलग हो गया और धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया टकरा जाएगा लॉरेशियन प्लेट से, और उसके बाद वो जो लैंडमास है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ कि वहां पर इस तरीके से जब वो दोनों लैंड टकराएंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करने की जगह ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और ऊपर की तरफ उठकर वो बनाएंगे हिमालयन रेंजेस। वो कहते हैं इमेजिन
इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स यानी अपवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, कि वहां पर वो इतना इंटेंस प्रेशर होगा कि जैसे ही वो टकराएंगे हिमालयाज बन जाएंगे। एंड पता है ये रियलिटी है इवन टुडे दिस इज हैपनिंग कि हमारे जो हिमालयाज हैं उन्हें न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, और ये भी बोला जाता है कि वो आज भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी आज भी वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं बच्चे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो जो इंडियन प्लेट है ना हमारी डेक्कन प्लेट्यू वाली, वो आज भी ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से आज भी वहां पर कभी कभी माइनर अर्थक्वेक्स महसूस होते हैं हमारे हिमालयाज में। ठीक है, तो वो कहते हैं साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। इमेजिन करो, मैं एक बार आप लोगों को फिर से वो गोंडवाना लैंड की इमेज दिखाती हूं कि लैंड किस तरीके से अपना अलग अलग जगहों पर चला गया। इमेजिन ये इंडिया यहां आ गया, ये साउथ अमेरिका टूट के इधर कोने में नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका इधर खिसक गया, साउथ अमेरिका इसको यहां आके चिपक गया। तो वो कहते हैं इमेजिन करो कि वर्ल्ड, ये लोरेशियन प्लेट यहां से टूट गई और इस हिस्से में से हमारे पास यूरोप बन गया और एशिया बन गया। तो ही सेज इमेजिन करो कि वर्ल्ड में कितने सारे चेंजेस हो गए। मतलब एक लैंड जो बड़ा सा हुआ करता था, लोगों की इंटरफेरेंस के बिना ही बड़ा अपना अलग अलग हो गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया जहां पे खत्म होता है, और इंडिया नहीं एक्चुअली, जहां पर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड खत्म होता है और जहां पे अंटार्कटिका शुरू होता है ना, वहां पर सिर्फ वाटर है। ठीक है, वहां पर सिर्फ वाटर है, और वहां पर वाटर के क्या कहते हैं प्रेशर की वजह से वहां पर ना बारिश और एयर करंट, वाटर करंट चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कम पोलर करंट वहां पर चलता है वो अंटार्कटिका को आज भी फ्रिजिड रखता है। यानी वो जो हवाएं इस तरीके की हैं उसको वो आज भी एकदम ठंडा रखती हैं, उसको एकदम आज भी फ्रीजिंग रखती हैं। तो इसे ना कभी साउथ अफ्रीका टूट के ऊपर जाता, ना अमेरिका से जुड़ता, ठीक है, ना इंडिया जुड़ के एशिया से जुड़ता, ना यूरेशियन प्लेट अलग होती, ना अंटार्कटिका ठंडा होता, तो हमारी जिंदगी में क्या होता। तो ये सेज कि इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस हैव लेड टू बिग चेंजेस इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट, अकेला एकदम, कोई वहां पे नहीं है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। इसे किस तरीके से 1 मिलियन ईयर्स में कितना कुछ चेंज हो गया, समझ में आया? ये बहुत ही मिक्स चैप्टर है, मतलब इसके अंदर साइंस भी है। अभी ये हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होते चैप्टर फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो कहते हैं फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक मी, यानी प्रेफर हॉट क्लाइमेट। वो कहते हैं मुझ जैसा इंसान जिसको हॉट क्लाइमेट अच्छा लगता है, जो सूरज की पूजा करता है, उसके लिए 2 वीक्स एक ऐसी जगह पर बिताना जहां पर अर्थ के 90%, 10, 20, 30, 40 नहीं, 90% बर्फ वहां पर है। इमेजिन करो दुनिया की 90% बर्फ जिस जगह पे है, वहां पर मुझ जैसा इंसान जिसको धूप अच्छी लगती है वो वहां पर है। सोचो वहां कितनी ठंड होगी और मेरे लिए कितना टफ होगा। आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है, अनइमेजिनेबल आइडिया। इसे ये एक अनइमेजिनेबल सा आइडिया है जो भैया मेरे बस की तो नहीं है, आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट इमेजिनेशन के लिए भी। भाई एक तो शरीर भी सूट नहीं कर रहा है इस जगह को, ऊपर से वैसे भी इतनी बर्फ कौन झेलेगा यार। It's like walking into a giant ping pong ball. He says इस जगह में घुसना is like एक ping pong ball है, devoid of any human makers, यानी lacks, यहाँ पर कुछ भी इंसान नहीं है। No trees, no billboards, no buildings. You lose all the earthly sense of perspective and time. He says आपको यहाँ आकर ऐसा लगेगा ही नहीं, ठीक है, आप अपनी imagination ही नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे कि आप धरती पर ही हो। He says this place is on earth yet far away from earth. ये जगह धरती पर तो है लेकिन धरती की लाइफ से कोसों मील दूर है। कोई कह ही नहीं सकता कि आप धरती पर हो, बिकॉज ना बिलबोर्ड्स है ना ट्रीज है, नॉर्मल जिंदगी जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। पिंग पोंग बॉल बच्चे जिसको फेंको तो वो वापस से ऊपर आती है, तो इसे एक पिंग पोंग बॉल जैसा है यहाँ पर लाइफ, बहुत डिफरेंट लाइफ है। मतलब इंसान नहीं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता, नो ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव इन दिस प्लेस। एक ये पैराग्राफ करते हैं बच्चे, फिर मैं क्वेश्चंस और पोल्स लेती हूं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी मिजेस एंड माइट्स। ही सेज यहां पर जो विजुअल स्केल है, यानी जो थिंग्स दैट आर विजिबल, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं,
वो बहुत अलग है नॉर्मल जिंदगी से। ही सेज यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक वेरी स्मॉल, आंखों के नॉर्मल ना दिखने वाले एनिमल से लेकर बड़े बड़े मिजेस एंड माइट्स तक हैं, तो बड़े बड़े ब्लू व्हेल्स और आइसबर्ग्स जो एक्चुअली कंट्रीज इतने बड़े हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसे दुनिया की छोटी से छोटी चीज और दुनिया का बड़ा से बड़ा एनिमल सब यहीं पर है। इसे आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स ग्लेशियर से भी बड़े होते हैं, ये ना एक्चुअली चट्टाने होती हैं बर्फ की। इसे कंट्रीज जितनी बड़ी, इमेजिन करो बेल्जियम जितनी यहां पर एक आइसबर्ग है, ठीक है, बेल्जियम के साइज जितना एक आइसबर्ग है। और पता है हम लोगों की 10th क्लास की बुक में लिखा है कि बेल्जियम का साइज ऑलमोस्ट हरियाणा जितना है, हमारे कंट्री के हरियाणा जितना। तो इमेजिन करो कि यहां पर इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं कि हमारे पास हरियाणा का जो स्टेट है हमारा, उस स्टेट के लेवल का आइसबर्ग है। इमेजिन कितने बड़े, मतलब चट्टाने हैं भाई, मतलब मैं पूरा हरियाणा पैदल घूम लूं, इतना है। Days on and on and on, and in surreal 24-hour austral summer lights. Oh भाई साहब, this austral summer lights, let me talk about them. आप सब लोगों ने ऑरोरा के बारे में सुना होगा। Everybody must have heard of, बेटा ये देखो जी, शिवांगी ने बोला मैम बच्चों को भाव नहीं देती। बेटा तुम्हें कितने भाव चाहिए आप बताओ? मैं सुन ही रही हूँ तुम लोगों की, आप जितनी भी बात कर रहे हो मैं सब सुन रही हूँ, यहाँ पर देख भी रही हूँ कि क्या क्या चैट हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोगों ने ऑरोरा के बारे में सुना होगा, है ना। ऑरोरा में सबको पता है, नदन लाइट्स जिन्हें कहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। आसमान में वो ग्रीन से कलर की लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। ऑरोरा के बारे में सबने सुना है, ऑरोरा सबने देखा है, जिन्हें हम लोग नदन लाइट्स भी कहते हैं। ये हमने पूरे गूगल में देखा है, ठीक है। तो अब वैसे ही बच्चे, जैसे नॉर्दर्न पोल के ऊपर नदन लाइट्स होती हैं, सदर्न पोल के ऊपर हमारे पास ऑस्ट्रल लाइट्स होती हैं। सदर्न पोल के ऊपर हमारे पास ऑस्ट्रल समर लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहां पर आपको नदन लाइट देखने को मिलेंगी और यहां पर हमें, हाँ सही बात है बेटा अंकिता, ठीक है। और वो कहते हैं कि वहां पर आपको ऑस्ट्रल समर लाइट्स देखने को मिलेंगी एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, मतलब एज फार एज वन कुड हियर, एज फार एज पॉसिबल। ही सेज, और एक साइलेंस है, और साइलेंस भी ऐसा नहीं है कि कभी हट रहा है कभी कम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस साइलेंस है, बस साइलेंस हुए जैसा हो रहा है। इंटरप्टेड ओनली बाय ओकेजनल एवलांच। एवलांच का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ आइस। ही सेज, और कभी कभी बीच में आवाज आती है कुछ टक 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 टुटर की, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ आइस। कभी कहीं पे कोई आइसबर्ग टूट रहा है तो उसके गिरने की आवाज आ रही है, या काविंग आइस शीट, या चलती हुई आइस शीट की कंस्क्रीट्स द प्लेस। और यही आवाजें हैं जो वहां पर सुनाई देती हैं, मतलब बिल्कुल सन्नाटा, एकदम नील बट्टा सन्नाटा जैसे कहते हैं, बिल्कुल वैसी आवाज, मतलब बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन वहां पर है। वो कहते हैं इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वो कहते हैं वो एक ऐसा इमर्शन है, या वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको मजबूर कर देगा कि आप अर्थ के बारे में सोचो, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में सोचो। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज इन गुड। एंड ही सेज, और देखा जाए तो जो एनालिसिस है, अगर आप सोचते हो कि धरती के साथ हमने क्या किया, तो सच्चाई ये है कि आप जितना मर्जी सोच लो, आपका हाल तो बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप तो जाने वाले हैं, आपके साथ बुरा होने वाला है, ठीक है बेटा। मेडिटेशन के लिए एकदम एपिक प्लेस है, इससे अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं एक दिन मेडिटेट करूंगी और उसके बाद मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझे ऐसे फ्रीज उठाना पड़ेगा कि भैया कल तक थी आज नहीं है, ऐसा हाल है वहां पर। यहां तक एक बार आप मुझे बताओ कि समझ आ गई? आय हाय, तुम लोगों ने आज एबीसीडी शुरू किया हुआ है क्या? माय गॉड। लास्ट क्लास में हमारे पास काउंटिंग चल रही थी जो 1000 तक हो रही थी, और आज की क्लास में हमारे पास बच्चे हैं जो एबीसीडी कर रहे हैं। देख लो बेटा, कल क ख ग लर्न करके आ जाना, तुम लोगों से वो भी हो जाए तो। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो आप सब लोग बता देंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? तिशानी दोषी, कमला दास, जेन ऑस्टिन एंड चित्रा दास। ड्रेक, बेटे ड्रेक पैसेज इज द नेम ऑफ द पैसेज, उस रास्ते का नाम है। सरियल का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो
मतलब वाओ कितना अच्छा यार, इसका एक्सपीरियंस करके मजा आ गया। देती हूँ तो भाई पंडित अनुराग जी। चेक पॉइंट्स बेटा, कंट्रीज के ना चेक पॉइंट्स होते हैं कि आपने 1 चेक पॉइंट क्लियर कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, दोज आर द पोजीशंस जहां पर आपका पूरा कॉन्टिनेंट ही चेंज हो जाता है। मैम चैप्टर इज वेरी कंफ्यूजिंग, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ क्लियर है बेटा। जो क्लियर नहीं हो अमन मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। व्हाट इज मिजेस एंड माइट्स? बेटा माइट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े, मिजेस भी टाइप ऑफ कीड़ा होता है, तो वो कहते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेकर बड़े बड़े कीड़े मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। नहीं बेटा हरियाणा से रिलेट करके क्वेश्चन नहीं देंगे। बिलबोर्ड्स मतलब बच्चे आप लोगों के घरों के बाहर वो नहीं लगे होते बड़े बड़े जो लगे होते हैं इस तरीके से बिलबोर्ड, जिनके ऊपर वो हैवल्स के पंखों की एड होती है, जो लगे जिनमें लाइट्स वगैरह होती हैं, वो होते हैं बिलबोर्ड्स। वाइप्ड बेटा साफ कर देना। सन ऑन अर्थ की शेप तो सेम ही था, तो इक्वेटर के पास गर्मी है तो दूसरे जाने पर ठंड ही तो होती होगी। हाँ बेटा ऐसे ही होता होगा। अर्थ जो है ना वो सीधा नहीं खड़ा भैया, अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, बचपन में आ जाओ थोड़ा। बेटा पेंगुइन्स हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव देयर, उनकी बॉडी पर वो ब्लबर है। ओ माय गॉड आर्यन, कहां कहां से लाते हो तुम लोग ये ऐसी पिकअप लाइंस? पिकअप तो नहीं कह सकते, ये क्या अजीब लाइंस है। If I would write a report on you, I would straight away give you an F. F means fabulous. I'll give you an A. Amazing for that. ओहो फिर काउंटिंग शुरू कर दी है भगवान, वेलो। ये देखो Z for zebra। एक काम करो तुम लोग, में नेम प्लेस एनिमल थिंग ही खेल लो, अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ ढंग का करना है तो तुम लोगों के जनरल नॉलेज तो बढ़े कम से कम। थैंक यू बेटा नितिन। I for आइसक्रीम, Z से जू, क ख ग, अबे तुम्हें क ख ग घ च छ च छ ज झ से आगे तुम्हें कतई नहीं आने वाला। मैं चैट डिसेबल नहीं कर रही, मैं ये देख रही हूँ कि इन लोगों की वेलापंती की हाइट्स कितनी तक जाती हैं। 90% बच्चे बोर्ड जा रहे हैं 4-5 महीने में, इनका 1 2 3 4 5 6 खत्म नहीं हो रहा। 3 चीजें चल रही हैं यहाँ पर, ABCD चल रही है, क ख ग चल रहा है, काउंटिंग चल रही है और अल्फाबेटिकल काउंटिंग चल रही है। पायल, नीरज, प्रांशु, दिस इज शिखर एंड आदित्य। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। कतई एकदम बेशरम हुए जा रहे हैं। ये बताओ, what does the lesson revolve around? It revolves around the world, tourism, children and their tour, या फिर the world's most preserved place that is Antarctica? अरे भाई बस कर दो, भाई बस कर दो, बस कर दो, बस थोड़ी तो शर्म कर लो। some शर्म in your head, in your mind, in your brain, if you have that। पागल ही हो गए हैं भाई। भाई सीरियस पर पोल जल्दी आ गया, कोई नहीं मैं फिर करा देती हूँ इसका पोल। आंसर लिखने वाले बच्चों के मुझे आंसर समझ आ नहीं रहे, अलग अलग अल्फाबेट लगा रखे हैं। पोल जल्दी आ रहा है बेटा, मैं बता दूंगी, मैंने टीम को बोल दूंगी। हाँ बेटा कर लो पोल, कर लो। अंटार्कटिका की जर्नी आफ्टर बोर्ड्स, चलते हैं सारे एकेडमिक शोकल्स की पर बैठ के। चलिए तो आंसर है वर्ल्ड की सबसे प्रिजर्व्ड प्लेस को हाईलाइट करने के लिए, दैट इज अंटार्कटिका। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 65% बच्चे, पीयूष, सुप्रिया, उत्कर्ष, एलन बहादुर सिंह और पायल। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए मूविंग अहेड बच्चे, अब चलते हैं थोड़ा चैप्टर के ऊपर, बिकॉज हमें लास्ट पार्ट भी खत्म करना है, दैट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट। चलिए उन्होंने बोला कि जब आप यहां बैठेंगे और अर्थ की हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि धरती के लिए चीजें अच्छी नहीं है। आप इंसानों ने तो बहुत ही ज्यादा वहां पर गंद मचा रखा है, आप तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब अंटार्कटिका जो कहने को तो हम लोगों से इतना दूर है, कोई कहने की हद नहीं। हेलो बेटा प्रिंसेस आयशा। वो कहते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है, हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, अगर देखा जाए तो वो करोड़ों, मतलब कितना भी कह लूं मैं, बहुत ज्यादा दूर है, सोच से ज्यादा दूर है वो अंटार्कटिका से। लेकिन जो ऊपर हो रहा है ना, यानी जो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट अंटार्कटिका में दिख रहा है, भले वो कितना दूर क्यों ना हो।
ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पार्टली 12,000 ईयर्स। इसे मतलब अगर हम बात करें इंसानों की, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ना, इतने बड़े अर्थ में वो बस 12,000 साल पहले आई है। इट्स अ पार्टली, लाइक नॉट मच। इसे एक छोटा सा टाइम है, तुच्छ 12,000 साल पहले। क्या ही बड़ी बात है ये। Barely a few seconds on the geological clock। हमारी बच्चे एक जियोलॉजिकल क्लॉक होती है। जियोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है? हेलो बेटा अंसारी मुजतबा अली, बोल दूंगी बेटा, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, ठीक है। चलिए, हमारी अर्थ की ना बच्चे एक जियोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जिसको मतलब अगर आप ये मान लो जियोलॉजिकल क्लॉक, तो आप उसमें ये मान लो एक जियोलॉजिकल क्लॉक का ना एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये कहता है कि जब घड़ी में 12 बज रहे थे ना, तो वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। जब घड़ी में 9 बजे थे ना, जब घड़ी में 6 बजे होंगे वर्ल्ड की क्लॉक के अंदर, जब 6 बजे होंगे, तब उस टाइम पे हमारे वर्ल्ड में डायनासोर आ गए होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं तब हमारे वर्ल्ड में डायनासोर आ गए होंगे। बाय द टाइम ऑफ 9 बच्चे डायनासोर वाइप आउट हो गए। यहां पर आके 9 पे आके ये सब वाइप आउट हो गया, ठीक है। वो कहते हैं मान लो जब तक 9 बजे दुनिया में, तब तक सब कुछ वाइप आउट हो गया। और मैं ये कहती हूं कि 9:45 जब हुए तो ह्यूमंस आ गए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बस इतना ही जियोलॉजिकल क्लॉक है। दुनिया बहुत बड़ी है, और वो कहते हैं तुम ये मान लो कि 9:50 पर इंसान चले भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 9:50 पे इंसान चले भी जाएंगे, जिसमें हम लोग कितने 1200 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा टाइम जब हो चुका है हमारे वर्ल्ड में, इंसान 9:45 पे 9:50 पर निकल जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे यहां से। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जियोलॉजिकल क्लॉक के अंदर ह्यूमंस का जो टाइम है वो बहुत कम है। मतलब अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक में इंसान की आने को 12,000 साल, ठीक है, 12,000 ईयर्स, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं क्लॉक के ऊपर, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो 9 बजे अगर आए तो 9:30 9:45 पर ह्यूमंस आ गए, यानी 12,000 साल बस ये 45 मिनट दिखाते हैं हमारे जियोलॉजिकल क्लॉक में। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसान को आए हुए कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ अर्थ के हिसाब से। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट रकस। 45 मिनट के अंदर हमने इतना खराबी करी है कोई देखने की हद नहीं। इट्स अ रकस यानी प्रॉब्लम। हमने ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर द नेचर, कि चलो साइड हो जाओ, हम इंसान आ गए हैं, हम सब कुछ हैंडल करेंगे। मार्किंग देयर डोमिनेंस, धरती पर आकर ऐसे कर रहे हैं जैसे धरती ने इन पे ये धरती पे जन्म ले लिए तो बड़ी खुशी हो गई है इनको। विद आवर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एंड मेगा सिटीज, धरती को तो ऐसा वो ससुराल समझ रखा है हमने। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. अब वो कहते हैं देखो, पहली चीज मान लो मेरे पास 10 रोटियां हैं और 10 रोटियां खाने के लिए 10 लोग हैं, लेकिन अब लोग बढ़ गए 15, नहीं लोग बढ़ गए 20, चलो 10 रोटियां खाने के लिए मेरे पास हो गए 20 लोग। अब मैं क्या करूंगी, मैं रोटियों को डिवाइड करूंगी। मैं रोटियों को डिवाइड कैसे करूंगी? अब वो 10 रोटियां 20 लोगों ने खानी है, तो हर इंसान को अब आधी 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 रोटी मिलेगी। अब वो लोग बढ़ के हो गए बच्चे 40 और रोटियां मेरे पास 10 ही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं वहीं जहां पर एक रोटी के पहले एक इंसान को एक रोटी दे रही थी, फिर मैंने एक रोटी 2 इंसानों में डिवाइड करी, अब ये एक रोटी बच्चे 4 लोगों में डिवाइड होगी, यानी 1/4 लोग बढ़ गए, उनका खाने का शेयर कम हो गया, लेकिन रिसोर्सेस तो उतने ही रहे। हिसेज वही हो रहा है। इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन है भैया, इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, रिसोर्सेस कहां से लाएं? धरती को खींच के चौड़ा थोड़ी कर देंगे और बड़ा थोड़ी कर देंगे कि आओ भैया खाना उगा लो, नहीं हो सकता। तो इसे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से हमारे रिसोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो कहते हैं हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अब इंसान इतने सारे हैं, उनकी
उम्मीदें इतनी सारी हैं, उनकी यूजेज इतनी सारी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास नॉट रिड्यूस्ड, मतलब किसी भी हाल में हम लोगों ने हमारे फॉसिल फ्यूल्स को जलाना खत्म नहीं किया है। ये लास्ट टाइम पता है जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी ना, इट वाज इन लक्ष्य 2023 का बैच था जब ये चैप्टर मैंने लास्ट कराया था। उस टाइम पे ना उनसे 3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि हमारी कंट्री के पास ना कोल का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है, मगर वो कोल तब भी चल रहा था। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट अपने रिसोर्सेज को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं, और अब हम इतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, गाड़ी चलाना, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, रेफ्रिजरेटर्स को यूज करना, छोटे छोटे काम के लिए गाड़ियां लेकर निकल जाना, गेड़ियां मारने निकल जाना, जिसकी वजह से एक तो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल चाहिए, हमें डीजल चाहिए, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, फिर उससे जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा अर्थ की आउटर लेयर में जाकर सेटल हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चे एक खासियत है, मैम लव इज ब्लाइंड, मेरा क्या ये मैरिज इज एन आई ओपनर, बेटा सही बात है। एपोकलिप्स लॉर्ड, एक ना मैंने मीम पढ़ा था उसे, वो एपोकलिप्स को वो मैं भूल गई वो क्या बोलता था, अभी बताती हूँ। एकोपोलिप्स वो कहता है मैम एकोपोलिप्स आने वाला है, तो बेटा एकोपोलिप्स नहीं आएगा, एपोकलिप्स आएगा, तो मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे। चलो अब वो कहते हैं कि वर्ल्ड के आसपास ना एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, जो भले ही धीरे धीरे लेकिन हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब जितना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा उसका असर सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नहीं आने वाला, सदर्न हेमिस्फीयर में भी आने वाला है, और जब उसका असर बच्चे सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसका इफेक्ट आने की वजह से हमारी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। अब सोचो कि इतनी बर्फ जब पिघलेगी तो वो पानी तो बनेगी, और वो पानी कहाँ जाएगा, वो सी का लेवल राइज कर देगा। जब वो सी का लेवल राइज करेगा उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों के जो कोस्टल टाउन्स है वो भीग जाएंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी एकदम गोवा गॉन हो जाएगी, तुम गोवा जा रहे हो वो गॉन हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, तो आजकल के लोग लगे पड़े हैं न्यूज चैनल पे क्लाइमेट के बारे में बात करने की, बात सब करते हैं, सुधार कोई नहीं लाता एनवायरमेंट के अंदर। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट एंटायरली मेल्ट, तो इसे क्या हमारे दिमाग में सवाल है कि क्या अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी। Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या जो गल्फ का ओशन करंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, यानी क्या वो डिस्टर्ब किया जा सकता है, यानी क्या हमारी एनवायरनमेंट खराब हो सकती है। Will it be end of the world as we know it? क्या हमारी दुनिया एंड हो जाएगी? मे बी नॉट, इधर वे मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इसे हमारी दुनिया के बचने में और दुनिया के खत्म होने में एंटार्क्टिका का तो भैया एक बड़ा ही मेजर रोल है। Not just because it is only place in the world which has never sustained a human population and remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in it the ice cores of 500,000-year-old carbon records. वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका क्यों जरूरी है। चलो पहली चीज तो इसीलिए क्योंकि हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फ, 90% बर्फ वहां पर है, ठीक है, 90% आइस वहां पर है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो अकेली ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन गई नहीं है, तो वो जगह अभी भी प्रेस्टीन है। प्रेस्टीन का मतलब है प्योर है एंड फार फ्रॉम ह्यूमंस है, और अभी भी ह्यूमंस वहां पर इतनी आसानी से तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो ह्यूमंस का रोल वहां पर अभी भी नहीं है, तो वो जगह एकदम प्योर, एकदम पवित्र जगह पड़ी हुई है अभी भी हमारे पास। ही सेज वो बात भी है। दूसरा ये कि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे ना सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। सीक्रेट्स कैसे, सीक्रेट्स कौन से सीक्रेट्स? सीक्रेट्स बच्चे हमारे अर्थ के सर्वाइवल के। आज से मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ऑफ पहले क्या हुआ था आप लोगों को पता है। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, कार्बन डेटिंग से आप लोग कार्बन रिकॉर्ड्स पढ़ते हो जिनसे आप अपने पास्ट के बारे में चीजें निकलवाते हो। ही सेज हमारे ऊपर वाली जो एनवायरमेंट है, यानी हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां तो हमने रिसोर्सेज की इतनी बुरी वाट लगा दी है कि वहां पर हमारे पास कोई भी चीज ढंग से नहीं है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज को टैंपर कर दिया गया है, सारे एविडेंसेस खराब कर दिए गए हैं। अकेली ऐसी जगह जहां पर हमें प्योर एविडेंसेस मिल सकते हैं वो है हमारा एंटार्क्टिका। और अगर एंटार्क्टिका ही बर्बाद हो जाएगा तो ना तो हमें दुनिया के बारे में कभी कुछ पता लगेगा और ना ही हम कोई रहस्य
खोल पाएंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज यहां पर वो आइस कोर्स, आइस के अंदर छुपे हुए हैं कुछ ऐसे ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो इनकी लेयर्स ऑफ आइस में है। जब वो लेयर्स ऑफ आइस पिघलेंगी तो वो रिकॉर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। अब सोचो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, तुम्हारी पास्ट की इंफॉर्मेशन ही खत्म हो गई, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास जिंदगी में? नथिंग लेफ्ट, यू विल डाई। एंड एक्चुअली पता है ऐसा भी बोला जाता है, मैं नेशनल ज्योग्राफिक का एक शो देख रही थी, उसमें वो लोग ये बता रहे थे कि एक्चुअली हमारे जो एंटार्क्टिका है यहां पर ऐसी चीजें हैं, यहां पर ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, यहां पर ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके कोरोना के ऑर्गेनिज्म से करोड़ों गुना ज्यादा खराब है। और अगर यहां पर बर्फ पिघली तो इसका एक इंपैक्ट ये तो जरूर है कि हमारे जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीज पता है क्या होगी? कोविड तो बेटा एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त वाला हाल हो जाएगा तुम लोगों का। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, एपोकलिप्स रह लो, क्लास खत्म ही होने वाली है। थैंक यू बेटा नितिन। चलिए, तो वो कहते हैं कि सोचो आपका हाल ऐसा होगा तो तुम्हारा क्या होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, जिंदगी खराब हो जाएगी। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन्स द अर्थ पास्ट, अगर वो कहते हैं धरती के पास्ट को पढ़ना है और उसके फ्यूचर को पढ़ना है तो एंटार्क्टिका ही है वो जगह जहां आपको जाना पड़ेगा। तो एंटार्क्टिका जाइए और जिंदगी जीजिए। तो वो कहते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है। क्या है भैया? स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे कितशानी कहती है मैं काम कर रही थी विद द शोकल्स की, दैट एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस। ही सेज, और हम यही करने जाने वाले हैं, हम स्टडी करने जाने वाले हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। कहां पर? हम जाएंगे एंटार्क्टिका में। लेकिन हम किन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। किन के साथ? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जाएंगे। बच्चों के साथ क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत अच्छे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? दे आर द टॉर्च बियरर। बच्चे ये वर्ड लिख लेना, आपके जो आपके बच्चे नहीं, दुनिया में जो बच्चे हैं ये सारे क्या हैं? ये टॉर्च बियरर्स हैं। ये क्या है? ये टॉर्च बियरर्स हैं। टॉर्च बियरर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल है। ये वो रिस्पॉन्सिबल जेनरेशन है जो दुनिया को आगे चलाएगी। ये वो लोग हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इनको वहां पर लेके जाने का मतलब है कि आपके पास अभी भी चांस है दुनिया में बदलाव लाने का, ठीक है। तो वो कहते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटार्क्टिका भी, और वो जगह भी, वो पोटेंशियल प्लेस जो एक्चुअली दुनिया खत्म कर सकती है। प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और वहां जाकर जब एक्चुअली वो लोग अंटार्क्टिका को देखेंगे और देखेंगे कि बर्फ पिघल रही है कॉन्टिन्यूअसली, टप टप टुपुक 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 करके, बारिश का पानी नहीं, सॉरी, बर्फ पिघल रही है, तब उन बच्चों को भी सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन समझ आएगी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। तब उन्हें ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझ में आएगी कि सिचुएशन एक्चुअली बहुत बुरी है, और जो यहां पर हो रहा है ना अंटार्क्टिका में, उसका असर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखने वाला है। विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से वो एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और हमारे प्लैनेट की इज्जत करेंगे। बिकॉज आजकल के जेनजीज को पता क्या है? टीवी चलाओ, एसी चलाओ, एसी के बिना इनका दिन नहीं निकलता, पूरे दिन इनको एसी चाहिए, यू नो, ऐशो आराम चाहिए, हर चीज चाहिए, वो चीजें नहीं मिल सकती। तो इसलिए जब आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे दोगे ना कि ये तुम्हारी दुनिया है और ये तुम्हारी दुनिया का हाल हो रहा है, तब लोगों में ना उस चीज की जागरूकता आएगी और वो लोग खुद कुछ करना पसंद करेंगे। अब वो कहते हैं इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब वो कहते हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम 6 साल से काम कर रहा है और कैनेडियन जियोफ ग्रीन इसको लीड कर रहे हैं, जो हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। ही सेज, क्योंकि जियोफ ग्रीन जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के लीडर हैं, वो कहते हैं वो थक चुके हैं लोगों को लेके जाके, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड लोगों को, रिच लोगों को, बिकॉज वो लोग ना सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं। ही सेज वो हमें सिर्फ पैसा दे सकते हैं। लेकिन अंटार्क्टिका की प्रॉब्लम को समझना सिर्फ पैसे के लिए नहीं जरूरी, ठीक है। हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें समझदारी भी चाहिए। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन।
ऑफ पॉलिसी मेकर्स, वो लोग जो एक्चुअली आगे लीडर्स बनेंगे, ठीक है, टुमारोज लीडर्स बनेंगे, टुमारोज अचीवर्स बनेंगे, उनको मौका मिलेगा लाइफ चेंजिंग, उनको मिलेगा पहली बात तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और एक मौका दुनिया को बदलने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। एट अ एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब का मतलब है अंडरस्टैंड, जब वो चीजों को अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और जब वो लोग उस चीज पर एक्ट करेंगे, जब वो लोग उस चीज पर कोई बोलेंगे रिप्लाई। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. He says ये प्रोग्राम आज के टाइम पे इतना सक्सेसफुल क्यों है, ये इस बेटा जियोफ ग्रीन उस इंसान का नाम है जिसने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, ठीक है। तो वो कहते हैं द रीजन ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है बिकॉज साउथ पोल में जाओ और साउथ पोल का असर आप पे ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप, जैसे घर में बैठ के बोलना कि ओ माय गॉड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भाई दुनिया बचाओ, कुछ करो, पानी दो, कुछ करो। ये बोलना बहुत आसान है, ठीक है, ये हम सब करते हैं, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, घर बैठ के सब बोलते हैं, लेकिन जाकर चीजों को एक्सपीरियंस करना, एक्चुअली देखना कि टुपुक करके बर्फ कैसे पिघल रही है, वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो कहते हैं आइस कैप्स के बारे में घर में बोलना, कि अपने कंफर्ट जोन में बैठकर बोलना कि दुनिया बर्बाद हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से बचो, कुछ करो, ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब यहीं पर होता है। ये रियलिटी में जब करने की बात आती है ना तो कोई नहीं करता। हम कभी बोल रहे हैं कि यार एनवायरनमेंट बचाना है, यार बहुत बुरा हो रहा है, उतने में दोस्त का फोन आता है, भाई घूमने चल रहा है, वो कहता है चल भाई गाड़ी निकाल, स्कूटी निकाल, पेट्रोल भरवा आते हैं। तो पेट्रोल भरवाने में क्या हो रहा है, एक तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे तुम घूमो मत, घूमो, सब घूमते थे, मैं भी घूमती थी, लेकिन लिमिट में, थोड़ा वॉक कर लो यार, वजन कम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरा तो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, चल ही रहा है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, इसे लेकिन जब आप खुद देख रहे हो कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और बर्फ का ढेर झुंड गिर रहा है नीचे, यू बिगेन टू रियलाइज कि ग्लोबल वार्मिंग सच में है, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ पेपर्स में नहीं है, रियलिटी में भी है। Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. वो कहते हैं कि अंटार्कटिका ऐसी जगह है, उसका इकोसिस्टम बहुत सिंपल, वहां कुछ नहीं है, वहां बर्फ है, पेंगुइन है, वाटर सील्स है, पोलर बियर्स है, बस और कुछ है नहीं वहां पर, ठीक है। और वो कहते हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, ना वहां एनिमल्स है, ना प्लांट्स है, कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा मैं एसी यूज कर रही हूँ, बट मैं बीच बीच में एसी बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से ये लिटिल चेंजेस हम अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ सकते हैं, जो बड़े बड़े चेंजेस, छोटी छोटी चीजें, ऐसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स पे ऐसे निक्की निक्की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये निक्की निक्की बातें बड़े बड़े चीजों को अंजाम दे देती हैं। अब वो बड़ा अंजाम यहाँ पर क्या है वो देखो। अब वो कहते हैं टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, ही सेज एग्जांपल में बस ले लो ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, अपनी नजरों के सामने ले आओ बस इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन को, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन को जिस तरीके के दिखते हैं, the grasses, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. He says ये क्या है, पहली बात तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, आई सपोज, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, ये यूनिसेल्युलर बचे ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है वहां पर, ये ओनली ऐसी ग्रास है जो वहां पर फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि मैम वहां पेड़ नहीं है तो वहां ऑक्सीजन कैसे है। ऑक्सीजन कहां से आती है, पेड़ में से आती है ना, पेड़ से आती है ना, पेड़ रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। ये एक ऑर्गेनिज्म है, दोस ग्रासेस ऑफ द सी, यूनिसेलुलर प्लांट है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्लांट भी ऑर्गेनिज्म ही होता है यार, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्या है बात कर रही हो बे। तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्लैंक्टन, इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रास जो आपको सदर्न ओशन में मिलती है, एंड दिस इज द ओनली थिंग, ये फ्लावरिंग वाटर प्लांट होता है, एंड इट इज द ओनली थिंग इन सदर्न ओशन या दैट सदर्न लैंडस्केप जहां पर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। एल्स ना पेड़ ना पौधा, सांस कहां से आएगी भैया। तो वो कहते हैं ये सी में अकेला ऐसा पौधा है जो नरिश करता है और पूरे सदर्न ओशन के अंदर की फूड चेन को मेंटेन करता है। कैसे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
These सिंगल सेल्ड प्लांट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्लांट है, ये सन की एनर्जी लेते हैं to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of the process called photosynthesis. ये लोग क्या करते हैं, वही सेम काम, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कैरियो मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट कर लेते हैं, यानी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से आपके ओजोन लेयर डिप्लीट करती गई, या आप कह सकते हो कि और ज्यादा डिस्ट्रॉय करती गई आपकी ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर क्या होता है ये भी समझ लो बेटा. देखो, अगर ये रही आपकी धरती, मेरी धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मान लो ये मेरी धरती है. मेरी धरती के आसपास ना बच्चे एक बड़ी लेयर और है, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं द लेयर ऑफ व्हाट. ये जो लेयर है ना बच्चे, इसको कहा जाता है ओजोन लेयर. ठीक है, हमारी लेयर के अंदर बच्चे, हमारे अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर एक लेयर होती है ओजोन लेयर. और बेसिकली ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर का काम होता है कि हमारे यहां से सूरज से जो हमारे, ओ भाई क्या हो गया, हमारे यहां पर ये जो सूरज दादा है ना, ये जो हमारे सन भैया हैं, ये सन भैया हमारे धरती की तरफ कुछ हार्मफुल रेजेस यूं से डिशक्याऊं करके फेंकते हैं. तो वो ओजोन लेयर का काम होता है, वो सन में से जो लेयर्स आ रही होती है ना, सन की हीट से जो हवा वो आती है, उसको प्रोटेक्ट कर देती हैं, जिसकी यूवी रेज जिसको कहा जाता है. वो यूवी रेज हमारे अर्थ पे नहीं आती. अब जब हमारे अर्थ पे यूवी रेज नहीं आती तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं. ठीक है, हम लोग अर्थ की ऊपर आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, स्किन कैंसर से बच जाते हैं, बहुत अलग अलग बीमारियां होती हैं जिनसे हम लोग बच जाते हैं. इसको ओजोन लेयर कहा जाता है. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब ये नोटिस किया गया है कि हमारी ओजोन लेयर में हो गए हैं, हमारी ओजोन, भाई साहब सॉरी रहने देते हैं, वो कह रहे हैं हमारी ओजोन लेयर में हो गए हैं कुछ होल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर यूवी रेज आ रही हैं. और वो यूवी रेज इतना हमें इफेक्ट नहीं कर रही जितना वो इफेक्ट कर रही हैं एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को. क्यों? बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए सनलाइट, लेकिन हमारी यूवी रेज नहीं. जब उस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर बच्चे क्या पड़ता है, क्या हो गया, वो कहते हैं जब उसके ऊपर सनलाइट की जगह यूवी रेज पड़ता है तो वो प्लांट मर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं होगा. वो कहते हैं विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन. जो भी है वहां पर, पेंगुइन्स हैं, पोलर बियर्स हैं, उन सबकी लाइफ खराब हो जाएगी. एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल एज वेल, बिकॉज अब क्या होगा, कार्बन साइकिल कैसे बिगड़ेगी. अब यहां पर एनिमल्स मरने शुरू हो गए. ठीक है, यहां पर ओजोन इज प्रेजेंट द स्ट्रेटोस्फेयर, बट बेटा मैंने बनाया है वो पूरा एटमॉस्फेयर. भाई तुम टेक्निकलिटीज में मत जाओ बेटा. वो कोविड के टाइम पे ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने और बुरा हाल कर दिया है उसका. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, अब वो ये कहते हैं कि अब सोचो कि तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन मर गया, फाइटोप्लैंक्टन मरते ही ऑक्सीजन आनी मर गई, बंद हो गई, ऑक्सीजन आनी बंद हो गई, सारे एनिमल्स मर गए. अब पूरा का पूरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर जो है, हमारा अंटार्कटिका जो है, वो शमशान घाट बन गया. एनिमल मरे हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनमें से जो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ओशन करंट्स, वाटर करंट के साथ. और जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो सोचो हमारे यहाँ पर कितनी हाल टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर फाइटोप्लैंक्टन जैसा एक छोटा ऑर्गेनिज्म मर जाता है अगर सदर्न वहां पर कॉन्टिनेंट में, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको ऊपर यहां पे दिखने को भी मिल जाएगा. अब कहते हैं इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. तो ये जो ही सेज, जो छोटी सी कहानी है ना, इन द स्टोरी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, अगर आप चैन की नींद से सोना चाहते हैं तो जाग जाइए और फाइटोप्लैंक्टन को बचाइए. बिकॉज अगर आपने फाइटोप्लैंक्टन को नहीं बचाया तो आपकी नींद हो जाएगी हराम और आप जाएंगे मर. यही होने वाला है. प्लीज टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. इसे यहां पर हमें ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं लाइफ का कि आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप जगह पे आ जाएंगी. फाइटोप्लैंक्टन बचाओ, आपकी जिंदगी अपने आप बच जाएगी. ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज अ वॉक ऑन द ओशन, फिर खत्म करते हैं.
माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज। इसे कुछ इस तरीके के एपिफनीज, कुछ इस तरीके के मेटाफर, कुछ इस तरीके के कंपैरिजन मेरी पूरी ट्रिप में थे। The best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. She says मेरा best experience था वहां का जब मैं 65.55 degrees south पे थी। The Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो ये says कि हमारा जो, मान लो कि यहाँ पर एक बर्फ का पार्ट है और यहाँ पर एक बर्फ का पार्ट है और इन दोनों के बीच में ना बहुत ही नैरो स्पेस था। तो वो कहते हैं हमारा जो वेसल था ना, हमारी जो बोट थी, मान लो मैं बोट कैसे बनाऊं यार, तो वो कहते हैं हमारी जो बोट थी ना वो एनी हाउ, मतलब यहां पर बस एंटर कर गई, हमारी बोट बस जैसे तैसे करके इन दोनों हिस्सों के बीच में घुस गई और हम ना यहां जाकर अटक गए। ठीक है, वो कहते हैं तो कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक टू नॉर्थ। तो उन्होंने हमें बोला कि वो यहां से यू टर्न लेंगे, ऐसे ही पीछे जाएंगे और हम नॉर्थ की डायरेक्शन में अब निकल जाएंगे। सो बिफोर वी डिड, इससे पहले कि वो लोग वापस जाएं, थैंक यू बेटा शिल्पी, तो वो कहते हैं इससे पहले कि वो लोग वापस जाएं, इनका जो सेलर था उसने बोला कि चलिए चलिए रेडी हो जाइए, यू आर गोइंग टू गेट अ वन टाइम इन अ लाइफ एक्सपीरियंस, जल्दी से आप सब लोग शोकल्स्की से कूद कर आ जाएं इस बर्फ के ऊपर। ऐसे, और इससे पहले कि वो लोग वापस जाएं, ऑल वर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक का मतलब है यहाँ पर फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस। उन सब लोगों को बोला गया कि ये जो फ्लोटिंग आइस है इसके ऊपर आप सब लोग कूद जाइए और इस ओशन के ऊपर वॉक कीजिए। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक बड़े पीस ऑफ आइस पे हैं जो ऑब्वियसली डूबेगा नहीं। ओए होए हे भगवान। तो कहते हैं आप एक ऐसे प्लेस पे हो जहां पे से आपका जो शिप है वो नीचे डूबे, शिप नहीं, आप खुद आप पानी में नीचे डूबोगे तो नहीं, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह पर वॉक कर सकते हो जो नीचे से बेसलेस है। वो एक बड़ा सा आइसबर्ग है, एक बड़ा सा पीस ऑफ आइस है जो बस हवा पानी में बह रहा है, आप उस पर चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वॉक ऑन द ओशन। वो कहते हैं देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस निटेड आउट इन अ गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। बेटा गोरटेक्स ना इस टाइप के कपड़े होते हैं जिसमें ठंड नहीं लगती, एंड आंखों पे चश्मे पहने हुए थे। वॉकिंग ऑन स्टार्क व्हाइटनेस, इसे यहाँ पर, और हम उस व्हाइट आइस के ऊपर वॉक कर रहे हैं दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। और जितनी दूर तक देखो बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। तो इसे मजा सा आ गया कि हम ऐसे माहौल में घुमाए। अब ये था, ये इस तरीके का था, मतलब कुछ नहीं है, आप बर्फ पे चल रहे हो, मजा आ रहा है। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। 1 मीटर थिक आइस पैक था हमारे नीचे, एंड उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे था पानी, ठीक है, और उसके नीचे थी बर्फ। In the periphery of crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floors, much like stray dogs do under the shade of banyan tree. इसी तरह हमारे आसपास वहां पर जो आइस सील्स होती हैं, ठीक है, वहां पर जो आइस सील्स होती हैं जो बड़ी प्यारी प्यारी सी एनिमल्स होती हैं, वो बिल्कुल डॉग जैसी लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने फोन्स में एक बार कंपैरिजन जरूर निकालना, अ सील एंड अ डॉग का कंपैरिजन, वो बहुत सिमिलर लगते हैं। वेट आई ट्राई टू शो यू सील एंड अ डॉग। ये देखो खुलचा, ये वाला है ना। अरे मेरा फोन हैंग हो गया। 2 minutes I'll show you guys, see this। आप लोग नहीं पहचान सकते which one of them is a dog and you cannot say which one of them is a seal। दिख रहा है? तुम लोग सर्च कर लेना, एल्सी गाइस कैन सी दिस इमेज ऑल्सो। दिखता नहीं है, मैं डिस्प्ले पर दिखा नहीं सकती बेटा, डिस्प्ले पर अलाउड नहीं होता। वेट आई शो यू गाइस लाइक दिस, अगर ऐसे दिख जाए तो। एक तरफ डॉग है और एक तरफ हमारे पास सील है, राइट, ये दोनों सेम लगते हैं भाई। तो ये सेज बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पर क्रैब ईटर सील जो है वो आराम से, जैसे हमारे डॉगी ऐसे धूप में बैठ जाते हैं बैनियन ट्री के नीचे, ये सेज बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी यहाँ पर सन बाथ ले रहे हैं आराम से बैठकर। तो ये सेज मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं और आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर के पास वाले ही जगह पर हूँ जहां पर हमारे डॉग्स ऐसे बैनियन ट्री के नीचे बैठकर स्ट्रेच करते हैं, जहां पर वो इंजॉय करते हैं।
इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेलिवेशन। ही सेज, और यहां पर एक आई ओपनिंग हो गई मेरे साथ। वो कहती है ये चीज जो थी ये मेरे लिए एक आई ओपनर था। आई ओपनर कैसे कि वो कहती है एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। ही सेज, सब कुछ कनेक्ट करता है। आप कितना भी दूर चली जाओ, आप कितना भी दूर चले जाओ, सब सेम है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water of bodies and many bodies of water, sorry, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play in our planet। कि imagine करो कि आप इतना दूर हो लेकिन अभी भी डॉग जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर भी हैं। How would it be if Antarctica were to become a warm place that once it used to be? और तब हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है कि सोचो अगर अंटार्कटिका वापस से वैसा ही गर्म हो जाए जैसा वो गोंडवाना के टाइम पर था, तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। Will we be around to see it? क्या तब तक हम बचेंगे इस चीज को देखने के लिए? मुझे नहीं लगता हम लोग बचेंगे, हम तो टाटा बाय बाय हो चुके होंगे। The reasons why will we be टाटा बाय बाय, the only reason why will be टाटा बाय बाय is because थोड़ा सा बर्फ पिघलने की वजह से ही इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वर्ल्ड में कि प्रलय आ जाएगी, सैलाब आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम तो नहीं बचेंगे देखने के लिए अंटार्कटिका को वापस से गर्म। और would we have gone the way dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? इसे क्या हम भी उन एनिमल्स जैसे चले जाएंगे जो एक समय पे धरती को रूल करते थे लेकिन आज उनकी हड्डियां अस्थि पिंजर के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता? क्या इंसान भी ऐसे ही होंगे? क्या हमें भी नहीं मिलेंगे? क्या हम भी नहीं मिलेंगे? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have idealism to think to save the world, मतलब थॉट्स इसे जिनमें आज भी उनके आइडियल्स हैं, स्ट्रॉन्ग इच्छाएं हैं कि वो दुनिया को बदलना चाहते हैं। ऑल आई कैन से इज दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि 1 लाख साल में बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट अ डिफरेंस, बट व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स। ही सेज मिलियन ईयर्स में तो हमें पता है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिंदगी का एक दिन भी आपकी लाइफ बदल सकता है। वो लोग जो एक्चुअली अंटार्कटिका ट्रैवल करेंगे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अंटार्कटिका ट्रैवल नहीं करते रहेंगे, लेकिन उनकी एक ट्रिप, उनका एक दिन वहां रुकना उनके दिमाग को ऐसे ऐसा भौकाल मचा देगा उनके दिमाग में कि दे विल ऑल्सो चेंज देयर वे ऑफ लिविंग। तो इसे एवरी डे काउंट्स, एवरी सेकेंड काउंट्स एक्चुअली, पर हम एवरी डे लिखेंगे। एवरी डे काउंट्स, हर दिन काउंट करता है, हर दिन जरूरी है। तो एवरी डे काउंट्स, हर दिन की अपनी एक इज्जत है। ठीक है, खत्म, चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब इसी के साथ बच्चे हमारा जो सिलेबस है वो ऑन डेट आ गया है। अब हम लोग ना आगे हैं ना पीछे हैं। ओरिजिनली ये चैप्टर 2 क्लासेस का बनता था, बट मेरे को पता था कि ये चैप्टर 1 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1 में इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दिया है। ये पढ़ाते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि इतना लंबा जाएगा, बट ये फिर भी 1 घंटा ले गया एक्सप्लेनेशन का। अब अगर मैं चैप्टर को ऐसे देखूं तो मुझे लग रहा है कि भाई कितना छोटा सा चैप्टर है ये, बट देन पढ़ाते हुए आई रियलाइज कि ना दिस चैप्टर हैज सो मच टू टॉक अबाउट। चलिए, ये रहे तुम्हारे आइसबर्ग और ये रहे तुम। कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। चलिए, What is the purpose of the journey to the world's most preserved place, Antarctica? Antarctica जाने का पर्पस क्या है? To tour the world, to see the beauty of Earth, to know geography more closely, या to sensitize the young minds towards climatic change? पहले मैं डाउट्स देख लूं। मैम, लास्ट ऑफ द अर्थ टू अंटार्कटिका, पर अंटार्कटिका के बाद क्या है? बेटा कुछ नहीं, खत्म। अंटार्कटिका के बाद द वर्ल्ड इज नो मोर। उसके बाद वापस से सी शुरू हो जाता है, पीछे की तरफ से वापस से सी शुरू हो जाएगा, आप वापस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आने लगोगे। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की शूटिंग, इंटरस्टेलर की शूटिंग अंटार्कटिका में हुई है। बहुत बढ़िया जगह है, मूवी बहुत बढ़िया है वो। सोशल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, बेटा बहुत कुछ मिक्स है इसमें। नहीं बेटा, वो वहां पर और कहीं नहीं पाया जाता। दिशा, रेपरकशंस, बेटा रेपरकशंस का मतलब होता है असर, नेगेटिव इफेक्ट्स। बेटा बैकलॉग लग गए हैं, पूरे करो।
ऐसा भी कहा कि लिटिल चेंज इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग इफेक्ट्स। बेटा नितिन देखो, अगर एक फाइटोप्लैंक्टन मरता है या फाइटोप्लैंक्टन्स मरते हैं, क्या है फाइटोप्लैंक्टन का मरना हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम वो चीज डायरेक्टली एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर फाइटोप्लैंक्टन मरते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन के मरने से क्या होगा, एनवायरनमेंट में फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी, एनिमल्स मरने लग जाएंगे, वो एनिमल्स मर जाएंगे, उनकी बॉडी डेड एंड डिकेइंग हो जाएगी, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या उस पर जो भी उनका स्केवेंजिंग होगी उसके बाद उनकी बॉडी के ऊपर, वो सब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। हवा के साथ वो बैक्टीरिया पहुंचेगा हमारे यहाँ पर और बहुत सारे डेडली डिजीजेस आने शुरू हो जाएंगे कोस्टल एरियाज में, वो फैलते फैलते और ऊपर जाएंगे और लोग मर जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा मिक्स वेज, अरे वाह आर्य ने बड़ा अच्छा मेटाफर दिया है, मिक्स वेज सब्जी है ये चैप्टर बेटा, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगती है वो, तो ठीक है बेटा। अंटार्कटिका में वही तो फाइटोप्लैंक्टन उनको ऑक्सीजन देता है। अंशु नहीं बचे, तिशानी दोषी एक राइटर है। अंटार्कटिका अर्थ के प्रेजेंट पास्ट से फ्यूचर जानने के लिए बेस्ट जगह है। हाँ बेटा, क्योंकि यहां से आपको आइस कोर्स के बारे में पता लग सकता है, पिघलती हुई बर्फ से हमें यह पता लग सकता है कि हम एक बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा प्रेजेंट बर्बाद है, और वो अगर बर्फ पिघल गई तो हमारा फ्यूचर भी बर्बाद है। तो दिस पर्टिकुलर प्लेस बच्चे शोज कि किस तरीके से हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अंटार्कटिका से ही हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं। भैया पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन तो सामने ही है ना, लगा लो पोल। हाँ पोल थोड़ा जल्दी आ रहा है वो मुझे पता है, वो मैं बात कर लूंगी, पोल खत्म के टाइम पे आ जाए तुम लोगों के लिए। तुम अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ओए होए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर डी, कि यंग माइंड्स को हमारे क्लाइमेटिक चेंज की तरफ बताते हुए हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं 80%। पायल, नीरज, शिखर, आदित्य एंड आर्या, ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहते हैं वो, हाउ विल द जोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हमें जो जोग्राफिकल फिनोमिना है वो हमें मैनकाइंड की हिस्ट्री पढ़ने में कैसे हेल्प कर सकता है। बाय टेलिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, बाय शोइंग ग्लोबल वार्मिंग, या बाय शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द जोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है बच्चे, इंसान के बारे में बात हो रही है, सोच के आंसर देना। मैं जब तक पोल यहां पर आपके स्टार्ट हो रहा होगा, पोल आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो मैं पोल स्टार्ट कर देती हूँ। पोल जल्दी आएगा मुझे पता है, जिन बच्चे अभी सुन रहे हैं उतने में पोल शुरू हो चुका होगा, बट कर लो मैंने इशू डाल दिया है, बाकी आ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगी, फिर क्लास खत्म है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है भैया हमें ह्यूमंस की जो एग्जिस्ट बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, ज्योग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यही जाएगा यार, ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा सबसे प्लॉजिबल आंसर। 44% बच्चे। सी में क्या है, शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ज्योग्राफिकल फिनोमेना कह रहा है वो, ज्योग्राफिकल। नीरज, शिखर, निहारिका, कनिष्का, मेघा, ऑप्शन ए है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए सो बच्चे, ये होमवर्क आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये इसका आंसर बहुत आसान है, आप सब लोग देख सकते हैं। इसी के साथ भैया समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का और इस चैप्टर की खूबसूरत क्लास तुम लोगों के हिसाब से को खत्म करने का। अब हम लोग मिलेंगे भैया हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक बार लीडर बोर्ड में आप लोगों को जरूर दिखा देती हूँ। निहारिका सबसे ऊपर बेटा, थैंक यू नाम रोशन करने के लिए। एलन बहादुर सिंह, अंसारी, मुस्तफा अली, नाम इसने बच्चे ने मुझे पहले भी कहा था कि मैम हमारा भी नाम ले लो, बेटा तुमने अपना नाम खुद ही रोशन कर दिया, वेरी गुड। इट्स कनिष्का, शिल्पी, गरिमा, आदर्श, अभिषेक, राबिया एंड सुजीत, वेरी गुड स्मार्टीज, अमेजिंग। चलिए
अब मिलते हैं भैया आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले क्लास में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बाद जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये चैप्टर ओरिजिनली आपके प्लानर में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन ये 1 में डन हो गया है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को कंटिन्यू नहीं करेंगे, खत्म हो चुका है ये, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। बच्चे इसका डीपीपी आ जाएगा आप लोगों के पास और नोट्स भी मैं इसके अपलोड करवा दूंगी एज सून एज पॉसिबल। कीपिंग क्वाइट के भी नोट्स अपलोड कराने हैं वो, और ये दोनों आप लोगों के लिए डन हो जाएगा। थैंक यू ऑल, आई वुड लाइक टू लीव यू हेयर। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।